अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। इसमें अभी देखेंगे हम बहुप्रतिबिंब के बारे में जानना है। तो आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजित किया जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? बहुप्रतिबिंब बनेगा। इसी के बारे में जानना है। तो दो समतल दर्पणों को आपस में समकोण बनाते हुए रखना है और दर्पणों के बीच यदि एक सिक्का रखा जाए तो उस सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आप अभी इसको समझेंगे। तो हम चित्र में इसको ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है। ये दर्पण 2 और ये दर्पण 1। तो इसका एक दर्पण 2 का आभासी दर्पण 2 ये वाला भाग है और दर्पण 1 का आभासी दर्पण ये वाला भाग है और ये वो सिक्का है। ठीक, तो O का प्रतिबिंब O1 दर्पण 1 का दर्पण 2 में इस साइड बनता दिख रहा है और दर्पण 2 की साइड O2 दिख रहा है और ये O3 प्रतिबिंब है। ठीक है, 1 2 3 यानी एक प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब और एक 3 प्रतिबिंब O का ये सिक्का रखा हुआ है। तो इसमें ये जानना है कि चित्र में दर्पण 1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O1 पर बनता है। इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O2 पर बनता है। ठीक है, तो दर्पण 1 द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे ही बनता हुआ आभासी प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। यह आभासी प्रतिबिंब 1 पर यानी वो जो सिक्का है पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा बने दर्पण 1 के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु 2 का प्रतिबिंब भी O3 पर ही बनता है। यानी ये जो O है, इसका जो दर्पण में बनता हुआ जो प्रतिबिंब दिखता है वो आभासी प्रतिबिंब है। इस आभासी प्रतिबिंब का O2 और O2 का आभासी प्रतिबिंब O3 पर ही बनता दिखता है। ये प्रतिबिंब है, वास्तविक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब O1 है और इसका O2 है और O2 का O3, यानी उसका आभासी प्रतिबिंब का ही आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है। अतः दो लंबवत दर्पणों के मध्य रखी किसी वस्तु की कुल 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं। यानी दो वस्तु लंबवत दर्पण रखा गया है और उस वस्तु का प्रतिबिंब 3 ही बनता है, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब दर्पणों को आपस में 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश पर संयोजित करके आप नए नए अलग अलग प्रतिबिंब बना सकते हैं। जब दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार बनेंगे। यदि आप अवलोकन में पाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है। यानी प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360, यानी दर्पण को हम 360 डिग्री पर ही घुमा पाते हैं, तो 360 बटे थीटा ऋण 1। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण यदि 90 अंश है यानी समकोण में है तो 360 बटे थीटा ऋण 1 यानी 4 ऋण 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार आप दर्पण का जो कोण है उसको अलग अलग कोण करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी हमको 90 अंश के कोण वाले दो दर्पणों को आपस में संयोजित करके रखा जाता है, उसको सामने वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 3 प्राप्त होंगे। तो आप इस फार्मूला का उपयोग करके इसका हल निकाल सकते हैं बहुप्रतिबिंब में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन। तो प्रकाश के समतल सतह पर अपवर्तन को देखते हैं तो समझते हैं कि आप देखे होंगे कि कोई बर्तन है, अपारदर्शी बर्तन, उसके ऊपर आप कोई सिक्का रख दिए और उसको देखते हैं आप, और उसमें मान लो पानी भरा है तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप प्रकाश उसको रख देंगे या कोई पानी का बर्तन है उसका तली आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पानी में हो रहे प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। ये अपारदर्शी बर्तन है, सिक्का रखे हैं, उसको यहाँ से देख रहे हैं
तो उसका वास्तविक स्थिति ये है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जो आभासी स्थिति होता है। ठीक है, तो ये इस कारण होता है कि आप देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से में जब गमन करती है तब वह सरल रेखा में चलती है, पर लेकिन वह दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो सरल रेखा पथ दोनों माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर ये निर्भर करता है। यानी वो जब कोई सरल माध्यम है, उस सरल माध्यम से यदि या विरल माध्यम से यदि वो सघन में प्रवेश करता है तो उसमें थोड़ा सा विचलन प्रदर्शित आपको दिखाई देगा। अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ में से थोड़ा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी पथ से परिवर्तित होना ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यह विचलित हो जाना यह अपवर्तन कहलाता है। जैसे ये प्रकाश की जो किरण है, मान लो आपके पास एक कांच का आयताकार गुटका है, इसको बोलते हैं कांच के आयताकार गुटके। ठीक है, और ये ग्लास है कांच के आयताकार गुटके, ये एयर है, वायु है ये माध्यम। तो यहाँ से प्रकाश मान लो आप किसी स्रोत से इस पथ से चलते हुए आया और जैसे यहाँ इसका एक अभिलंब बना, ये जैसे कांच के गुटके के अंदर प्रवेश करती है प्रकाश, तो वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा, यानी वो अपने अभिलंब की ओर झुकता है। फिर वो मान लो प्रकाश का जो पथ है वो फिर से कांच से फिर से मान लो एयर में आता है, वायु में प्रवेश करता है, तो फिर से वो अपने पथ से यानी अपने जो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी मान लो ये अपने अभिलंब से दूर है, कांच के गुटके में यानी सघन माध्यम में प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर झुका, इधर ही आया, और फिर से सघन माध्यम से फिर विरल में गया, वो अपने अभिलंब से दूर हटा। यानी जब एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विचलन प्रदर्शित कर रहा है। सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक रहा है यानी कांच की जो गुटका है, वायु में एक विरल माध्यम यानी विरल माध्यम में वो अपने अभिलंब से फिर दूर हटता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना के कारण हो रहा है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ये है कि प्रकाश की जो चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यमों से अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में थोड़ी कम होती है। जैसे ही वो अन्य और सघन माध्यम में वायु से ज़्यादा सघन माध्यम में चला गया तो उसका चाल और परिवर्तित हो जाता है, जैसे कांच के गुटके में। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को V से तथा निर्वात में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित किया जाता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को परम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, या एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या अपेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो परम अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात n बराबर C बटे V। C जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, V माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये समीकरण 1 बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं अपवर्तन की जो नियम है, इसको जानने से पहले हम एक देखते हैं, एक प्रयोग करते हैं। ये कांच का आयताकार गुटका A B C D लिए हैं। ठीक है, इस पर एक प्रकाशीय माध्यम से एक प्रकाश किरण जो आपतित किरण वो आपतित हो रही है। जो ये आपतित किरण है, ये इस आपतित किरण पर वो बिंदु अभिलंब पर ये बिंदु है, वहां पर आपतित हो रही बिंदुओं पर यहाँ पर P1 और P2 एक पिन लगा दिए इस आपतित किरण पर। जैसे ही वो कांच के आयताकार गुटके के अंदर ये प्रकाश की जो किरण है वो प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुकती है। आने वाली किरण के लिए कोण I बनता है और कांच के अंदर कोण R होगा, यानी आपतित किरण ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। फिर से ये वर्तन कोण जो है फिर से वो दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के लिए पहुंचती है और ये कोण I2 बनाता है और ये फिर से वायु में यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है यहाँ से, तो R2 ये अपवर्तित किरण बना लेती है। तो पिन 1 पिन 2 का
जो P3 और P4 पिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये सघन विरल माध्यम से प्रवेश आकर के सघन माध्यम में प्रवेश करती है और सघन से फिर विरल में पहुंचती है। तो यहाँ पर अपतन कोण I1 I है, अपतन कोण अपवर्तन कोण R1, अपतन कोण I2, अपवर्तन कोण R2 यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यह होता है, इसका कुछ नियम बनता है, यानी ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो फिर से अपने मार्ग से विचलित होती है, अपने विलंब से दूर हटती है और विरल सघन में झुकती हुई दिखाई देती है, सब जान रहे हैं। तो इसके लिए दो नियम बनता है अपवर्तन का। तो इसमें पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में बनते हैं। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उसके अभिलंब एक ही बिंदु तल पर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अभिलंब है। ठीक, दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल यानी स्नेल का जो नियम है, ये स्नेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या की स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I हो तथा R अपवर्तन कोण हो तो ये हो जाएगा साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक या म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होता है। ये अपवर्तन का नियम है। म्यू ये है, ये अपवर्तन है, अपवर्तनांक है किसी का। तो इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यह नियम स्नेल का भी नियम से भी या स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक एवं आभासी गहराई। तो वास्तविक एवं आभासी गहराई में एक पात्र रखा है, इसके उदाहरण से देखते हैं। तो उस पात्र के अंदर एक सिक्का है जिसकी वास्तविक गहराई h है, ये इसकी वास्तविक गहराई h गहराई है, लेकिन वो हमको h डैश गहराई पर h स्मॉल h पर दिखाई देता है। जल में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई भी दिखाई देती है, आप उदाहरण जानते हैं। और वैसे ही जल तल पर रखा हुआ जो वस्तु है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी ये h पर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो यहाँ से सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यहाँ प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ से आपतित होकर सघन, ये जल है, वायु से देख रहे हैं, विरल से हम लोग देख रहे हैं। तो विरल से देखने पर क्या है, ये सघन माध्यम का जो किरण है वो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने विलंब से दूर हटती है और विरल से सघन में प्रवेश करने पर विलंब की ओर झुकती है। इसी कारण से ये हमको वास्तविक गहराई यानी इसका प्रथम वास्तविक गहराई से आभासी गहराई में दिखाई देता है h स्मॉल h, ये दिखाई देता है। इसके कारण है कि ये यहाँ पर हमको एक यहाँ से जाने वाले जो किरण है m डैश, इसका विलंब बनता है। ई किरण के लिए ये बिंदु तल है जो O है, इनका बिंदु तल R है सॉरी, और इनका बिंदु तल Q है, और ये n और n डैश का नया अविलंब बनता है। और यहाँ से जब देखते हैं तो वो अपने विलंब से थोड़ा वास्तविक इसका ये है, लेकिन ये हमको h पर दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जो P डैश एक वस्तु है, P वस्तु का। ठीक है, ये यानी अपवर्तनांक इसका वास्तविक गहराई से ये आभासी गहराई है, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई कैपिटल H पर स्मॉल h दिखता है। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें ये जानते हैं कि सरल सघन माध्यम, विरल माध्यम यानी विरल वायु है, सघन कांच है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वायु ये वाला है, सघन ये है, सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है। तो ये सघन में अपने विलंब के पास है, कोण I बनाता है, विलंब में जा रहा है, तो ये अपने विलंब से दूर हट जाता है, थोड़ा सा छूट जाता है, विचलित हो जाता है, विलंब से दूर में है, ये विरल है, वायु। ठीक, तो ये कोण R बनाता है, आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। इसी में जब कोई प्रकाश किरण I बराबर I से है यानी थीटा कोण, यहाँ से ये क्या हो रहा है,
आपतित हो रहा है, सघन माध्यम से आपतित होकर के विरल माध्यम की ओर जाती है और यह विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो पृष्ठ है, ये कांच क्या है और ये विरल है और ये सघन है, दोनों को अलग करने वाले पृष्ठ ये है, तो दोनों माध्यमों के पृष्ठ तल को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित होकर विरल माध्यम की ओर जाती है और विरल माध्यम में जाने के बजाय दोनों माध्यमों के पृष्ठ तल अलग करने वाले पृष्ठ तल को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, यानी कोण जो R है अपवर्तित किरण को 90 अंश का है, यानी थीटा अंश कोण बनाते हुए निकल जाती है। ये क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात आपतन कोण की किसी एक मान के लिए निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को छूती हुई निकलती है, यही कोण उस पदार्थ का क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, दोनों माध्यमों को पृष्ठ तल को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, ना कि ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया है। इसी प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में विरल माध्यम है, सघन है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय अपने ही माध्यम में ये अपवर्तित हो जाती है, यानी कोण I और एक कोण R है, ये इस माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में अपवर्तित हो गया, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सघन माध्यम से विरल अपने ही विरल में जाने के बजाय अपने माध्यम में अपवर्तित हो गए। इसके लिए कुछ नियम है। ठीक है, तो इसके लिए पहला नियम ये है, यानी पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन है इसका पहला नियम कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, यानी सघन से विरल की ओर प्रवेश करनी चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ये क्रांतिक कोण है 90 अंश है, तो आपतन कोण जो है ये क्रांतिक इस कोण से अधिक, ये 90 अंश कोण बना, इस कोण से ये अधिक कोण है बनानी चाहिए या बनाती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक, ये क्रांतिक कोण है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो अपने माध्यम में। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय देखेंगे। थैंक यू।